अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हम कहें कि कमोबेश 3 साल का अरसा हो गया तो गलत ना होगा, लेकिन इन 3 साल के अरसे में खान साहब के जो ऐलानात थे, जो आवाम से वादे थे, वो किस कदर पूरे हुए और इस वक्त लोग क्या वाकई खुशहाल हैं या एक तरह से हम कह सकते हैं कि बदहाली का शिकार हैं। और हुकूमत अगरचे अब आने वाले सालों में कुछ ग्रोथ रेट पॉजिटिव होने का और वो भी 4.89% का दावा कर रही है और कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हालत में आ गई है और आने वाले दिन वाकई तौर पे आवाम के लिए बड़े खुशहाली के दिन होंगे और मईशत का पहिया चल पड़ा है। लेकिन अब जून का महीना भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है नाजरीन, और इसमें हुकूमत एक और बजट भी पेश करने जा रही है और यकीनी तौर पे उसमें भी आवाम की नज़रें लगी हुई हैं कि क्या उसमें आवाम के लिए कुछ रिलीफ है कि नहीं, या फिर एक नए इम्तिहान में डाला जाएगा इस पहले से बोझ में दबी हुई कौम को। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए इस्लामाबाद, गोया कि इस्लामाबाद के मामलात को भी देखते हैं, अली नवाज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर क्या कहें, हुकूमत के 3 साल तो कम बेश अब गुजर गए। अब इस दौरान लोग कहते हैं कि जी जो चीनी 58 की थी वो 100 रुपये की मिल रही है, 110 की मिल रही है, जो आटा 35 रुपये का था वो 75 पे चला गया है, बिजली गैस की कीमतें भी कुछ 6 बार बढ़ गई हैं। उम्मीद रखें कि अब जो अगला बजट आ रहा है इसमें अब आवाम के लिए कुछ खुशी के भी लम्हात होंगे। सर अगर आप इसको देखें पूरी दुनिया के हालात के साथ और फिर कंपैरिजन ड्रॉ करें पाकिस्तान, आप किसी पूरी दुनिया को अलग ट्रीट करें और पाकिस्तान को अलग ट्रीट करें, ये नहीं हो सकता। ग्लोबल वर्ल्ड है। अभी हम कह लेते हैं कि जब पाकिस्तान हमारी हुकूमत आई थी, हमारे हालात ये थे कि हमारा जो कर्जा था वो 30,000 अरब रुपए पे पहुंचा हुआ था। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि मैंने आपके इंटरनेशनल मार्केट से पैसे लेने कितने और देने कितने, तो उसमें 20 अरब डॉलर शॉर्ट थे हम लोग, बस कि 20 अरब डॉलर हमने देने थे लोगों के, हमारे पास पैसे नहीं थे, इतने से हालात थे। ट्रेड डेफिसिट हमारा 60 अरब डॉलर पे था। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है 2.33 ट्रिलियन के ऊपर था। इन हालात में हमने हुकूमत संभाली और हमने बहुत सख्त मेजर्स लिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और असद उमर साहब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम देखते हैं कि उसके बाद हमने मुल्क को खड़ा किया, उसके बाद कोविड में दुनिया की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन 4.5% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। पूरी दुनिया की ऑन एवरेज इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें यूरोपियन वर्ल्ड भी है, डेवलप्ड नेशंस, अंडर डेवलप्ड, सब मुल्कों की बात है। 4.5% का ये मतलब है कि दुनिया से 34 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो गया इस कोरोना की वजह से। अगर उसमें पाकिस्तान का किरदार देखेंगे कोविड में कैसा पाकिस्तान ने प्ले किया, पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में से है जिसने दुनिया में सबसे अच्छा हैंडल किया। पाकिस्तान 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है दुनिया की, 5वीं। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है ईरान, उसमें 5वीं स्पाइक है। इंडिया में रोज 4 लाख नए केसेस आ रहे हैं, 4 लाख ने 4,000 के करीब, 3 से 4,000 के करीब रोज डेथ्स हो रही हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त हम बैठे हैं, अराउंड जो हमारी पॉजिटिव रेट है, इस्लामाबाद में तो 1.8% है आज। और जो हमने दुनिया में नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई, क्योंकि पहले तो हम कॉलोनियलिज्म का शिकार, कॉलोनियलिज्म हम हमेशा इन्वेड होते रहे, तो हमेशा दुनिया ने, हमारे लोग हमेशा एक गुलाम ज़हनियत रख के फैसले करने वाले, गोरे ने ये कह दिया तो ठीक होगा। पहली दफा हमने चीजें इंट्रोड्यूस कराई। स्मार्ट लॉकडाउन आपके सामने है, आपने देखा कि उस एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाता था, किस तरह हमने वैक्सीनेशन के ऊपर आगे बढ़े और किस तरह हमने उसके ऊपर काम किया। और आज ये देखें पाकिस्तान के अंदर कोविड वैक्सीन तैयार हो रही है, हमारा कंसंट्रेट आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर वो तैयार हो रही है। लगभग 60 लाख लोगों को लग चुकी हुई है और आज कल से 18 प्लस की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। वॉक इन सेंटर्स मौजूद हैं। हमें दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान के कि लोगों की रिलक्टेंसी बहुत है दवाई लगवाने की, पर हर चीज का इंतजाम दुनिया में अगर हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बाद आ जाए, आज दुनिया कह रही है जी अजीब से फिगर्स दे, वो इसहाक डार के बेचारे डसे हुए लोग हैं, वो समझते हैं जो फिगर्स इसहाक डार फज करके देते थे और जाके दुनिया IMF कहता था तुम क्या हरकतें कर रहे हो, स्टैंडिंग कमेटी उन्हें बुला लेती थी और कहते थे हाँ यार 20 अरब डॉलर के मैंने 20 अरब के मैंने रिफंड्स, 200 अरब के मैंने रिफंड्स रोके हैं एक्सपोर्टर्स के फिजिकल डेफिसिट करने के लिए, तो जरूरी था। पर हमने इस तरह का कुछ नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 25.5 अरब रुपए पे लॉक होंगी। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। ये कब है? ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट खत्म हुई थी 23.5 पे थी, मतलब हम $2 अरब ज्यादा लेने जा रहे हैं। हमारी रिमिटेंस जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 18 अरब डॉलर थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जब 12 महीने क्लोज करेंगे 28 से 28.5 अरब डॉलर पे, 10 अरब डॉलर। आईएमएफ के पास अब 6 अरब डॉलर लेने गए थे, हम 10 अरब डॉलर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हम पे एतमाद, जो हमने लेजिस्लेशन की है, फैटफ की लेजिस्लेशन की, बहुत उससे फर्क पड़ा और जो लोगों का एतमाद आया पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। उसके बाद इंडस्ट्री में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.5% पे ग्रो कर रही है। उसके बाद स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर 44% पे ग्रो कर। आपकी 3 मेजर जो एग्रीकल्चर में आप देखें, आपकी बम्पर क्रॉप वीट की, गंदम की, राइस की, मेज की, मकई की और शुगर केन की, हमारी सिर्फ एक क्रॉप खराब हुई है और उसकी बहुत बड़ी वजह पुरानी पॉलिटिकल जो उसके अंदर इंटरवेंशंस थी कॉटन की, क्योंकि कॉटन स्विंग एरिया कम होता गया। आपको पता है, आपको ज्यादा पता है हमसे सर, किस तरह जहां कॉटन जिथे लगती सी उथे शुगर मिला लाशी, ठीक है सर। तो वो कुछ आपके दोस्तों भी तो है ना। आप सर मैं कह रहा हूँ जितने भी करम नवाज है ना, फैलाब, ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान से आगे तो कोई नहीं है ना, और हम साबित कर रहे हैं। तो ये तो कोई इस तरह का इशू नहीं है, जो भी इसके अंदर आएगा वो बचेगा नहीं, ये ना हो ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नवाज साहब, इनफैक्ट आपने फिगर्स तो बड़े अच्छे दिए, इसमें कुछ मैंने नहीं दिए सर, खुदा वास्ते, जो कुछ भी है चलो आपने जो बयान किए जो एग्जिस्ट भी करते हैं, बट कुछ और फिगर्स भी तो है ना। इन्फ्लेशन 18% माशाल्लाह आप ही के दौर में लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे भी गए, बेरोजगार भी हुए। और फिर जो मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि दुनिया के अंदर ज़रूर प्रेशर्स आए हैं, कोविड को लेके रिसेशन का शिकार इकॉनमीज हुई हैं, बट सर जो बेसिक कमोडिटीज हैं वो तो दुनिया में इस तरह महंगी नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा सर। तो कुछ ये थोड़ा सा इसको भी देखें ना, ताकि लोगों के जख्म पे हल्का सा मरहम तो डाल रखा है ना। बिल्कुल ठीक बात। अब इसमें आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है इस कोविड के अंदर, पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में से है 5वें नंबर पे, जिसने जो स्टिमुलस पैकेज दिया था वो 10 करोड़ लोगों से ज्यादा उनके डोर स्टेप पे पहुंचा और साफ शफाफ तरीके से पहुंचा। उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के हर तीसरे घर तक आपका एहसास प्रोग्राम पहुंचा है, आपका स्टिमुलस पैकेज पहुंचा। 200 अरब रुपया गवर्नमेंट ने लोगों के घर घर तक पहुंचाया जब लोग मुश्किलात के अंदर। 5वें नंबर पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। चाहे डेवलप्ड नेशंस पीछे रह गए, पाकिस्तान आगे चला गया उससे। फिर आपने कहा महंगाई में एक छोटा सी बात बता देता हूं, उससे आपके नाजरीन को चीजें समझ आ जाएंगी। जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई थी, हर घर में घी ऑयल यूज होता है सर, होता है हर चीज। तो उसकी जो प्राइस जब हमारी गवर्नमेंट आई थी उस वक्त $550 पर मेट्रिक टन है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो मलेशिया और इंडोनेशिया, 2 उसकी मार्केट्स हैं, एक कोलालंपुर में खुलती है, एक शिकागो में खुलती है। आप उसे अभी बैठ के रेट निकाल लें, इस वक्त पाम ऑयल $1200 पर मैट्रिक टन में है, 100 गुना से भी बढ़ गया, 100 गुना से भी बढ़ गया। शुगर पहले ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारीज, लवाईज, छोटे छोटे हमारे भी तरीन मैं खुद बोलता हूँ सर, हमारे घर आप खांज नहीं कर सकते, बाकी सारा कर सकते हैं। ये तो हमारे लीडर की क्रेडिबिलिटी है। तो वो क्या क्या करते थे भाई, एक्सपोर्ट करो, पाकिस्तान में चीनी वाफिर मौजूद है और पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। पिछले 2018 में 23 अरब रुपए की सब्सिडी ली हमारी गवर्नमेंट, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट से 3 अरब रुपए की सब्सिडी ली। और किस तरह की सब्सिडी? रिवर्स सब्सिडी है सर। रिवर्स सब्सिडी का मतलब यह है कि दुनिया में चीनी सस्ती है, पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे जो डिफरेंस है वो आपने हमें सब्सिडी में देना है, टैक्स पेयर्स मनी से देना है। यस, आज जब शुगर बाहर से मंगा रहे हैं तो दुनिया में शुगर इस वक्त पाकिस्तान की शुगर से महंगी है। दुनिया में जो गंदम है वो पाकिस्तान की गंदम से महंगी है। आप देखें जो इंटरनेशनल टेंडर्स खुल रहे हैं, पूरी कोविड की वजह से पूरी दुनिया में कमोडिटी मार्केट चल गई। ब्लूमबर्ग दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा, ठीक है, उसने कहा है कि अमेरिका में 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। मतलब ब्लूमबर्ग कह रहा है दुनिया की जो नंबर 1 पावर नेशन है उसके बारे में कह रहा है कि 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई
इस साल के अंदर हुई है। तो सर ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, इसको जरा समझें। आज जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, $35 से $40 पेट्रोल आपको दुनिया में अवेलेबल था ब्रेंट, इस वक्त $65 से $70 पे अवेलेबल है। आपने मेरी बात जरा सुनिए, बड़ा टेक्निकल सवाल किया आपने। 65 मेरी बात सुनिए, 105 में आपने डॉलर रखा, दुनिया से आपने $25 अरब कर्ज लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन किए कि 105 के ऊपर रहे। मिफ्ता इस्माइल आता और कहता है कि इसाक डार ने पाकिस्तान की कश्ती के अंदर छेद कर दिया था और पाकिस्तान की कश्ती डूबने वाली है, पाकिस्तान की कश्ती टाइटैनिक बन गई है, वो डूब जाएगी किसी वक्त। किस तरह हमने संभाला है? वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा स्लोगन था वो तो करप्शन, एंटी करप्शन ड्राइव। और पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट पेश हुई है नैब की जानिब से, कोई 450 अरब रुपए, 483 अरब सर को कहते हैं कि एक जो रियल स्टेट का टाइकून है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट में 1000 अरब रुपए वापस करने का वादा किया था। तो इस पे आप बगले बजा रहे हैं, गोया कि करप्शन का इतना बड़ा पहाड़ निकला, ये एक चूहा वो भी मरा हुआ। सर इस पे आप खुश हो रहे हैं? नहीं खुश नहीं। देखिए मैं बहुत बड़ा नाकिद हूं नैब का और मुझे इस चीज पे बातें भी सुननी पड़ती हैं, पर देखिए आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। जहां नैब अच्छा रोल प्ले करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। जहां नैब ने जिस बड़े प्रॉपर्टी टाइकून की आप बात करें, मलिक रियाज की, उसके दामाद से अगर वो 10 अरब रुपए की प्ली बार्गन करेंगे हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। जब फेक अकाउंट केस के अंदर 23 अरब रुपए की वो रिकवरी करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जब वो 483 अरब रुपए की रिकवरी करेगा, लोगों को पकड़ेगा, अंदर करेगा। अभी जो बलूचिस्तान में जो रिसानी साहब को जेल हुई है, जिनके घर से 60 करोड़ रुपया निकला था, तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। जहां हमें फील होगा कि नैब की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, बड़े बड़े चोर जमानतों पे बाहर आ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन में इशू है, तो हम तनकीद करेंगे। सर ये नहीं हो सकता। सर इदारे इसी तरह अपने पांव पे खड़े होते हैं। नैब ये नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट किसी न किसी तरह इंटरवीन करती है। हम उन्हें और मजबूत, इदारे हमारे दौर में मजबूत हो रहे हैं। जमहूरियत खूबसूरती ये है कि जब इदारे मजबूत हों, वजीर आजम मजबूत नहीं, इदारे मजबूत हों। जब देखें इस वक्त पूरे 10 साल में, पिछली 10 साल में 2008 से लेके 2080 तक इतनी कैबिनेट मीटिंग्स नहीं हुई जितनी हमारे पहले 2.5 साल के अंदर। लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, मेरे ख्याल में अगर मेरे प्रोड्यूसर वो शॉर्ट सुनवा दें असद उमर साहब का, जो कल उन्होंने बताया नैब के ऊपर बड़े शदीद सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर परफॉर्म आ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह नैब है। जरा सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब, अगर आप सुनवा सकें तो। असद उमर साहब क्या कह रहे थे कल? सर वो सिर्फ तरक्याती अखराजात नहीं है, पूरा सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। और हमने ये कोशिश की थी, पिछले साल एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे कि कम से कम सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात है, कम से कम वो तो फैसले करें ना। तो सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। उसके बाद सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे। कोई नैब लॉ के ऊपर अगर सियासतदानों पे इतफाक हो गया तो उसको देखा जाएगा, इनको तो कर लें। उस वक्त नहीं इतफाक किया गया। मेरी राय ये है, मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पर कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। अगर सेनेट के अंदर तकरीबन बराबर है कि नहीं भी वहां से होता तो जॉइंट सेशन के अंदर तो हमारे पास नंबर मौजूद है। ये बड़ी जरूरी चीज हमें करनी चाहिए। तो सर अपोजिशन की ना सुनो, अपना भी सुन लो। तो कह रहे हैं कानून बदलो वरना ये मुल्क नहीं चलने वाला। ये किसी को ना इन्वेस्टर आ रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं, ना बिजनेस। अच्छा आपको इसमें दो चीजें, इसमें आपने जो मुझसे पहला सवाल किया था वो परफॉर्मेंस ऑफ नैब के ऊपर किया था, उसका मैंने जवाब दे दिया। अब उसके अंदर इस्लाहात की बारी आ रही कि उसकी वजह से, नैब लॉज की वजह से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं बिजनेसमैन को, ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को, कि वो डरते हैं अपने कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हुए। वो एक ऑल टुगेदर सेपरेट चीज है। उसके अंदर हम पहले भी एक नैब लॉज के, आपको पता, ऑर्डिनेंस लेके आए थे और हमने उस वक्त भी अपोजिशन को कहा था कि सियासतदानों की चीजें पीछे छोड़ देना, आए बिजनेसमैन, आए सरमायाकार जो बाहर से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है उसको तो हटाए ना, तक मुल्क आगे चल सके। तो उसके ऊपर हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम और काम कर रहे हैं। और उसके अंदर देखिए हमेशा परफॉर्मेंस की, हमेशा अच्छी चीजें होने की कोई ना कोई स्पेस बाकी रहती है। यही वही नून लीग है ना जो इसे काला कानून कहती थी। परफॉर्मेंस का इशू है या नियत का इशू है कि गोया के हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है इदारा, या आपको लगता है कि कहीं कोई सिस्टम के अंदर खराबी है? हम देखिए
हुकूमत सिर्फ ये तो नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, मैं नैब की बात कर रहा हूं। मैं नैब की बात करूं सर। इस मुल्क ने चलना है तो पाकिस्तान ने हर शोबाए फिक्र ने, हर शोबे ने तरक्की करनी है। कुछ शोबों को इसके अंदर मसाइल आ रहे हैं नैब से, नैब के अंदर से उनका अनड्यू प्रेशर कह सकते हैं, अनड्यू केसेस कह सकते हैं, या अनड्यू क्वेश्चन कह सकते हैं, उसके अंदर उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसी चीज के लिए हमने कहा था कि हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम ऑर्डिनेंस भी लेके आए थे। इसके ऊपर और काम हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके ऊपर अमेंडमेंट्स आएंगे। ओके, ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के अली नवाज़ अवान साहब। सर असद उमर साहब का जिक्र हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 2019 में मैंने यही कहा था कि 2 साल का वक्त लगेगा और हमारी ग्रोथ इसी तरह 4, 4.5-5% पे चली जाएगी। तो आज कुछ अफसोस हो रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना को तब्दील नहीं करना चाहते। कितनी सही बातें कर रहे थे सर, कितने विजनरी आदमी थे, बट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर विजनरी छोटा लफ्ज़ है। मैं आपको बता देता हूँ, असद भाई ने जो मेजर्स उस वक्त लिए थे, अगर मैं इस वक्त कहता हूँ पाकिस्तान ने कि इकॉनमी रिवाइव हुई है, उसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और दूसरा असद उमर का। सर आज भी जितनी मेन पॉलिसीज हैं आप अभी उठा के देख लें, आप कवर भी करते हैं कि जितनी पॉलिसीज थी वो सारी असद उमर ड्रिवन है। कि हमने जो कंजम्पशन को रोकना था, जो हमने इंपोर्ट को कर्टेल करना था, जो हमने अपनी टेक्सटाइल को उठाना था, जो हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उठाना था और बात तजरीज उठाना था। आज जाए फैसलाबाद में, आप टेक्सटाइल ओनर से पूछें, स्पिनिंग वालों से पूछें, लूम वालों को पूछें, आज वो आपको बताएंगे कि असद उमर क्या वंडर्स करके गया हुआ है। आप कराची चले जाएं, आप कराची के मैन्युफैक्चरर से पूछें, वो आपको बताएंगे। जो रीजनल प्राइस पे गैस और बिजली की कीमतों को लेके आना था, कोई आम बात नहीं थी। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर किसी ने सहा तो असद उमर ने सहा। सबसे ज्यादा क्यों? वो मुश्किल फैसला था। दुनिया में ये देखें, ये फर्क होता है लीडर में और हुक्मरान में। हुक्मरान फैसला करता है अपने अगले इलेक्शन का, लीडर फैसला करता है अपनी आने वाली नस्ल का। ये जो फैसले खान साहब ने किए, जो फैसले असद उमर ने किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने वाली नस्ल के लिए। आप देखें, हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे कि दुनिया से सारी चीजें पाकिस्तान मंगा लो, 60% रेवेन्यू पोर्ट पे हासिल कर लो और बता दो जबरदस्त काम हो गया, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। कोई चीज पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। टेक्सटाइल नीचे जा रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही है, स्मॉल मीडियम नीचे जा रही है, एग्रीकल्चर नीचे जा रही है, हर चीज नीचे जा रही है। सिर्फ चल क्या रहा है? सर्विस सेक्टर, ट्रेड चल रही है, सर्विस सेक्टर चल रहा है और ग्रोथ दिखा रहे हैं। इस तरह नहीं है। पहली दफा ये हुआ है कि विजनरी फैसले हुए हैं, पहली दफा हुआ है मुश्किल फैसले हुए हैं, पहली दफा हुआ है कि लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग फैसले किए गए। लेकिन कुछ मामलात में तो लगता है कि उनकी जो पहले बातें थी वो पॉलिटिकल स्लोगन थे, बाद में उन्होंने अपना मौका मसला स्टील मिल के हवाले से। किसका? स्टील मिल के हवाले से वो कहा करते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको बेचा जाए, हम इसका आज भी क्या किया जा रहा है। आज भी अगर स्टील मिल के हवाले से आप देख लिया जाए कि लोगों को प्रॉपर VSS कहते हैं सिस्टम को, वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस के हवाले से लोगों को पैसे दिए। कितने? जो अगले 10 साल जो उन्होंने काम करना था उसके हिसाब से उनको वन टाइम पैसे दिए जा रहे। सर देखें, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमत आई 204 स्टेट एंटिटीज है। पीपल्स पार्टी के दौर में 203 स्टेट एंटिटी तबाही हो गई और नून लीग के दौर में एक इदारा बचा था SNGPL और SSGPL, उन्होंने अपने प्यारे महबूब का शाहिद खाकान हवासी के हवाले कर दिया और 157 अरब रुपए के नुकसान में चला गया। और इसी चीज की उन्होंने सामने रखते हुए कि जहां शाहिद खाकान अब्बासी को भेजा उसने तबाह कर दिया, चाहे वो PIA था, चाहे SSGPL था, SNGPL था, पेट्रोलियम था, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ये पहली दफा हुआ है कि करो ना सर, केस करो ना, फिर आपके सामने किए हुए, फिर मीडिया कहता है जी बड़ी ज्यादती हो रही है। इतना जबरदस्त आदमी जहां भेजा तबाही लाए हैं, लोग अगर बाहर आ जाते हैं ना, कहते कुछ होता नहीं है। जहां असेंबली में, सॉरी, जहां जो मर्जी उनको पोर्टफोलियो जिस मर्जी मिनिस्ट्री का दिया उसको तबाही करके आए हैं। चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का था, चाहे वो पेट्रोलियम डिवीजन का था, चाहे वो आपकी एविएशन डिवीजन का था, सब PIA सब तबाह करके आए हैं। इसीलिए तो उनको लगाया गया था। असेंबली में भेजा अपने लोगों, उनको समझ गए थे मरी वाले, उन्होंने जूतियां मारी। उसके बाद ये इधर इस्लामाबाद आए, यहां से वो फारिग हुए, फिर मांगे तांगे की सीट से जीत के आए लाहौर से, असेंबली में पहुंचे तो कहते हैं स्पीकर को जूतियां मारूंगा। तो उस इंसान के दिमागी हालत का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो बात कर, वो हमने इतना टाइम लगा दिया उनके ऊपर, आ जाते दोबारा इसी पे। और दूसरा साथ में उन्होंने ये भी फरमाया था जब वजीर खजाना थे कि 7 लाख टैक्स एवेडर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। आप
जब पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख की बात कर रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान ने अराउंड 4200 ट्रिलियन 4200 का टैक्स इकट्ठा कर लिया। नून लीग जिस वक्त गई थी 3900 पे थी। पाकिस्तान हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कर्ब किया। नून लीग का जो मैक्सिमम रेवेन्यू था वो इंपोर्ट बेस्ड था। 40% से 60% जो रेवेन्यू आ रहा था, जो रिसीट्स थी वो इंपोर्ट बेस्ड थी, कि जितना इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर टैक्स। ये पहली दफा हुआ कि इंपोर्ट कर्ब हो रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, हमारा जो टैक्स देने वाला वो बढ़ रहा है और हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। इंशाल्लाह ताला हम जो कोशिश कर रहे हैं कि 4700 से 4900 तक पाकिस्तान अपनी टैक्स रिसीट्स लेके जाए, अपने रेवेन्यू रिसीट्स लेके जाए। ये मौजूद है पाकिस्तान की। मैं आपको बताने की कोशिश कि आप कह रहे हैं जब 5.8 ग्रोथ थी तो 3900 रुपया था। हम कह रहे हैं हमारी 3.94 ड्यूरेबल सस्टेनेबल ग्रोथ, और हमारी जो रिकवरी है हमने कर्ब की है इंपोर्ट्स को। उसके ऊपर देखें ना, इस वक्त जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर 4% और 7% पेट्रोलियम लेवी है। सही। नून लीग के दौर में वो 35% तक गई है, और उसके बावजूद हमारी टैक्स रिसीट, हमारी रेवेन्यू रिसीट ज्यादा हो रही है। सर ये कम चीजें तो नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस वक्त टेक्सटाइल के हवाले से जो एक्सपोर्ट के अंदर एक बूम आया है, वो कहते हैं इंडिया वर्ल्ड के ऑर्डर्स पूरे नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल से है। जब दुनिया सेटल हो जाएगी कोविड के बाद तो चीज़ें दोबारा शिफ्ट हो जाएंगी। तो कुछ हमने कुछ स्ट्रेटजी प्लान आउट की भी है कि इस चीज़ को हमने सस्टेन भी करना है, और आगे चल के भी इसी तरह जिस तरह आज फैसलाबाद में लोग मजदूर ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्रियां चल पड़ी, फैसलाबाद, कराची, गुजरांवाला। तो ये तो वक्त है कि आपको फायदा मिल गया सर। नहीं सर, अच्छा बताऊं क्या हुआ। ये 2008 तक ये हमारा बिल्कुल मैकेनिज्म ठीक चल रहा था। बीच में लोग भाग गए, अब उनको सिर्फ वापस लेके आए, बिजनेस मौजूद था। क्यों भागे थे? चोर हुक्मरानों की वजह से। और किन देखिए मैं बताता हूँ, इसहाक डार के लिए फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को बुलाएं, उनसे पूछे इसहाक डार जब उनसे मीटिंग करता था वो क्या कहता था। वो कहता था एक्सपोर्टर चोर है। तो उस मुल्क की एक्सपोर्ट उठ सकती थी। उस मुल्क में तो एक्सपोर्ट ने तबाह होना था ना। और एक टाइम बीच में ये आया नून लीग की, जब माशाल्लाह खुर्रम दस्तगीर साहब उस वक्त हमारे हेड होते थे कॉमर्स के, उस वक्त $20 अरब पे चली गई थी एक टाइम। और 25 नून जो पीपल्स पार्टी है वो $25 अरब पे छोड़ के गई थी। हमने उसे रिवाइव किया दोबारा 5.5, वो $20 अरब पे ले गए थे। तो ये तो इंतहा है। देखिए सर, मसला ये है कि जब आपका लीडर करप्ट होना तो नीचे तबाही होती है। जब आपका लीडर ईमानदार है, ऑनेस्ट है, मुल्क का दर्द रखता है, गरीब का दर्द रखता है, तो देखें मुल्क किस तरह अपनी डायरेक्शन पे आता है। लेकिन सर ईमानदार प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के हवाले से तो बिल्कुल कहते हैं कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा। जब अपने दोस्त की बारी आती है, कंसर्न्स का इजहार किया जाता है, तो फिर कहा जाता है कि अच्छा अली जफर की सरबराही में एक छोटी सी कमेटी बना देते हैं। तो ये मामला अदालतों ने देखने हैं या प्राइम मिनिस्टर ने कंसर्न शो किए गए जी। वजीर आजम एक पार्टी को भी हेड करते हैं। सही। उस पार्टी के कुछ मेंबरान ने कंसर्न्स शो किए, उसका तरीकाकार रखा गया कि उस कंसर्न्स को सुना जाए। उन कंसर्न्स को सुना गया। क्या मुझे बताए, उसको सुनने के बाद किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज हुआ? क्या एफआईआर वापस हो? क्या कोई टीम चेंज हुई? उन्होंने कंसर्न शो किए कि हमारे साथ सही रवैया नहीं रख रहा एफआईए, हमारे साथ सही रवैया नहीं रखा जाए, खदशात थे। उन्होंने कहा अली जफर साहब को सुना दें आप अपनी रोदात, वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उन्होंने कहा ये बंदा, उन्होंने एक और बंदा ऐड कर दिया उस कमेटी के अंदर। दोनों की अगर आप उठा के परफॉर्मेंस चेक कर ले, रिप्यूट चेक कर रहे हैं, दोनों का आपको पता है। अगर डॉक्टर रिजवान कैसा है और डॉक्टर दूसरे वाले जो आए वो दसर आई थिंक सो उनका नाम, वो कैसे, उनकी रिप्यूट चैलेंजेबल नहीं है। ये काम होता है। पाले पाकिस्तान में इससे पहले कभी हुआ है? मुझे कहते हैं ये रिंग रोड आपने सुना, तो पोजीशन को भी मिलेगी कि नहीं? मैं सुने रिंग रोड की बात करते थे। रिंग रोड ये पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन से पहले खुद नोटिस लिया है। ये 24 अप्रैल को खान साहब ने इस चीज पर नोटिस लिया था। उस वक्त तक कहीं भी ये न्यूज नहीं थी। उसके ऊपर नोटिस लिया, हेड मूव हुए, हमारे एसएपीएम ने इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ देखें वो पूरी की पूरी लाहौर की जो रिंग रोड है, कभी आपने सुना कुछ हुआ है? रायवेंड सीधी रोड चली गई, कुछ हुआ कभी सुना है? रायवेंड को लाहौर मेट्रोपॉलिटन लिमिट्स के अंदर लाने के लिए उसकी लिमिट्स चेंज की, कभी कुछ हुआ है? शुगर मिल्स को उठा के नॉन कॉटन ग्रोइंग एरिया के अंदर ले गए, पूरी पॉलिसी शिफ्ट की, कुछ हुआ है? हमेशा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में पूरा कराची की लिमिट बढ़ा के मलिक रियाज को कराची भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, 600 अरब रुपया उसकी प्लेंटी लगाई।
उन्होंने खुद कोई नोटिस नहीं लिया। ये पहली गवर्नमेंट है खुद नोटिस करती है, रिपोर्ट्स कमीशन बनते हैं, कमेटीज बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, वो शाया होती है, उनके ऊपर अमल दरामद होता है। और खुदा करे कि इन लोगों को सजा भी मिले। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अली नवाज अवान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बातें बड़ी अच्छी लोगों ने सुन ली है, थोड़ा सा पार्लियामान को भी अब फंक्शनल कर दें, ऑर्डिनेंसेस के ऊपर सारा काम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े रेयर नज़र आते हैं इस पार्लियामान के अंदर, अपोजिशन को एंगेज करने के हवाले से भी आपकी पॉलिसीज़ को ज़्यादा माजरत के साथ कुछ अच्छी नहीं है, लोगों से डिस्टेंस हो रहे हैं, तो कैसे पार्लियामान चलेगा? सर देखें, हमने बहुत कोशिश की, अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, स्पीकर साहब के नीचे कमेटी फॉर्म की गई, पार्लियामानी लीडर्स को बुलाया गया और कहा क्या गया कि आए। सबसे बड़ा मसला जो अपोजिशन वाली बात करते हैं कि हमारे इंतखाबात में धांधली होती है, तो धांधली ख़त्म करने के लिए जो सबसे दुनिया में तरीका यूज़ किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किया गया। मैंने कहा आए सेनेट में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। जब सेनेट में हमेशा कहा जाता है कि धांधली होती है या वोट खरीदे जाते हैं, अगर धांधली नहीं कहते, आए शो ऑफ हैंड करते हैं। उसके बाद हमने कहा आए नैब पे बैठते हैं, आए हम लोग ना बैठते हैं आगे, जैसे अभी हमारा जो बिल आया जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो आया, आए इसके ऊपर बैठते हैं, आए अमेंडमेंट्स लेके आए इसके अंदर बैठते हैं। सर अगर कोई बैठना ना चाहते, हम एक हद तक कवात कर सकते हैं, हम एक, क्योंकि हमारे नंबर्स आज से पहले कम थे, सेनेट में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमारी जो लेजिस्लेशन है वो सारी की सारी रुकी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सेनेट में नंबर्स उनके बराबर हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला मेरे इस्लामाबाद के 2 बिल हैं, वो हमारा एक पहले फूड सेफ्टी का बिल सेनेट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो गया हुआ है, और जैसे ही उन्होंने अगर बाइकआउट खत्म किया स्टैंडिंग कमेटीज का तो वो हाउस के अंदर आ जाएगा। हुकूमत के बारे में भी तो ये कहते हैं ना, सेनेट के इलेक्शन को लेकर आप वीडियोस लेके आए, कमेटी बन गई, लगता ये है कि फिर वक्त ही आपके कुछ फैसले होते हैं और जब चीजें कंसिस्टेंटली कहां कर रहे हैं ना, लोग निकले पकड़े आपने, वो इलेक्शन कमीशन का काम है सर। प्लीज देखिए, फिर पार्लियामानी कमेटी भी बनी थी, आपको भी पता है सर उस पार्लियामानी कमेटी ने कितना काम किया है। अगर पुरानी वाली पार्लियामानी कमेटी जो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बनी, दांधली के ऊपर बनी थी, परवेज खटक साहब ने उसे चेयर किया था, हमने कहा आके बताएं कि आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, हमें बताएं, सबूत दें किस जगह पे धांधली हुई थी। उनमें से निकला कि 35 जगह पंजाब में अगर धांधली हुई तो 25 जगह तरीके इंसाफ के कैंडिडेट ने क्या उसके साथ धांधली हुई है। टोटल आपने 25 पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर किए पिटीशन। इस तरह तो मामला आगे नहीं चलता ना। मैं और आप बैठेंगे, हम आगे उस तरह चलेंगे जो दलील के साथ बात पेश की जाएगी, स्टेक से अलग बात की जाएगी, ट्रांसपेरेंट मैनर की तरफ बात। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें गलत है सर। हमसे ज्यादा ऑपोजिशन कोई नहीं कर सकता। हम सिंगल पार्टी थी और उस वक्त की सबसे बड़ी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी। जो हमारे पे आए ना, क्या है एपीएस पे लेजिस्लेशन करनी है, हम गए। उन्होंने कहा यमन फौज भेजने का मसला आया, हर तरफ से प्रेशर है, हम असेंबली के अंदर गए। उन्होंने कहा इंतखाबी इस्लाहात लेके आनी है, हम असेंबली में उनके साथ बैठे। उन्होंने कहा सेनेट रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ऐसे इकबाल के नीचे कमेटी बन गई, हम उनके साथ बैठे। हम तो हर जगह उनके साथ बैठे रहे। जहां कौमी फौज ये क्या करते हैं, फैटर पे बैठते हैं, नेशनल असेंबली में पास कर देते हैं, उधर से हम कहते हैं आपकी नैब की 35 अमेंडमेंट हम नहीं मानते, सेनेट में जाके रिजेक्ट करवा देते हैं। फैटर मेरा आपका नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला था। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता तो सर किसको नुकसान था? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के मुफाद को अपने, इनका अपना मुफाद पाकिस्तान के मुफाद के ऊपर है। तो सर आप इस मुझे बताएं ना, डिसीजन दुनिया में सिर्फ एक तरीका है आगे बढ़ने का, वो है ट्रांसपेरेंसी और दलील, लॉजिक। ठीक है, जो दुनिया में अप्रूव्ड अपनाए हुए तरीके आप उसको अडॉप्ट कर लें। अगर आप कोई नया नहीं लेके आना चाहते, दुनिया में अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे काम हो रहा है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये जो वकीलों के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हो रहे हैं। आए बैठे, आइंदा से जितने जिमनी इलेक्शन होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर है, मसला ही खत्म हो जाएगा। हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना होता है। आज पीटीएम का इजलास हुआ, अब दोबारा वो सड़कों पे जाने लगे हैं, फिर डिस्टेबलाइजेशन का सिलसिला शुरू होने लगा है। बड़ा दिल दिखाएं, जाके मिले उनसे, उनको एंगेज करें, पीडीएम पार्लियामान को फंक्शनल करें ना। आप थोड़ा सा तो आप बड़ा दिल दिखाएं ना। आप ऐसा थोड़ी है कि थ्रू मीडिया आप स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद हमने तो मुज़ाकरात की दावत दी। मेरी बात जरा सुनें, हमने तो पूरी तरह एंगेज करने की कोशिश की है। अब पीडीएम का मसला क्या है? पीडीएम का मसला ये है कि नून लीग की लीडरशिप कौन है? क्या शहबाज शरीफ है कि मरियम नवाज है? ये पीडीएम का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है ना, एएनपी ने तो रिजाइन कर दिया,
पीपल्स पार्टी कहते हैं वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। हम तो इनको सीरियस लेते नहीं है। अच्छा। हम सीरियस लेंगे तो हम शहबाज शरीफ को लेंगे, हमजा को लेंगे। हम भी तरीके इंसाफ कहते हैं पानी मानी लीडर्स जो हैं हम उनको सीरियस लेंगे। पहले मौलाना डाल दिया था उन्होंने आपको, तो अब तो कम से कम 6-8 जमात क्या वक्त डाला भाईजान। एक जमात है जो जीटी रोड की जमात है। हाँ। एक खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जद्दी पुश्ती सीटें हारने वाली जमात है। हमें क्या थ्रेट है? मुझे एक बात बताएं। हाँ, अगर कोई अच्छी तजवीज लेके आते हैं, सेंसिबल बात करते हैं और जिसमें अपना कोई मफाद ना हो, लोगों की जमीनों का मसला ना हो, जिन पे शोहदा की जमीनें जो अपने नाम करानी हो वो मसला ना हो, कोई NRO का मसला ना, हमसे तो हर वक्त बैठने को तैयार है। सही सही। नाज़रीन, इसी पे आज का शो खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।